कभी सोचा है कि लोहे में जंग क्यों लगता है? हाँ बिल्कुल। और ये भी देखा होगा कि वही लोहा जब नमी वाली जगह पर या गर्मी में पड़ा हो तो और भी तेजी से जंग पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब केमिस्ट्री का खेल है। आज हम यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स से एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। बिल्कुल। और ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, खाना पकाने से लेकर दवाइयाँ कैसे काम करती हैं और इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब हर जगह। इन सब के पीछे यही साइंस है कि हम किसी रिएक्शन की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए फिर इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर किसी रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, कोर आइडिया यही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना होता है। इसे कोलिजन थ्योरी कहते हैं। ओके। पर यहाँ एक पेच है। हर टक्कर से रिएक्शन नहीं होता। ज्यादातर कोलिजन्स इनफैक्ट अनप्रोडक्टिव होते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब? वो बस टकरा कर अलग हो जाते हैं, कुछ होता नहीं। अच्छा, तो फिर प्रोडक्टिव कोलिजन यानी जिससे रिएक्शन हो, उसके लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहली, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, मतलब उन्हें सही एंगल पर टकराना होगा। ठीक है। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि टक्कर में सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। सफिशिएंट एनर्जी? हाँ, इस मिनिमम एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, ये शब्द सुना तो बहुत है, पर इसे सिंपल तरीके से कैसे समझें? इसे ऐसे सोचें जैसे आपको एक पहाड़ी के ऊपर एक बड़े पत्थर को धकेलना है। ठीक है। जो मिनिमम एनर्जी उस पत्थर को पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाने के लिए चाहिए, वही एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा। एक बार पत्थर चोटी पर पहुंच गया तो वो अपने आप दूसरी तरफ लुढ़क जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ज्यादातर कोलिजन्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो पत्थर को चोटी तक पहुंचा सकें, तो वो नाकाम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। समझ गया। तो मतलब हमारा गोल है कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पाएं। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो फैक्टर्स आते हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जैक्टली। वो सभी फैक्टर्स इसी गोल को पूरा करते हैं। या तो वो कोलिजन्स का नंबर बढ़ाते हैं या फिर वो कोलिजन्स को ज्यादा एनर्जेटिक और इफेक्टिव बनाते हैं। कुल मिलाकर 5 मेन फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जाहिर है पहला फैक्टर तो कॉन्सेंट्रेशन ही होगा। ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा टक्कर। बिल्कुल। और शायद टेम्परेचर, गर्मी से चीजें तेज हो जाती हैं। आपने 2 सबसे जरूरी फैक्टर्स तो बता दिए, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, गैसेस के लिए प्रेशर भी कॉन्सेंट्रेशन का ही एक रूप है। आप प्रेशर बढ़ाकर गैस मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं। अच्छा। और सॉलिड्स के लिए एक और फैक्टर है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, राइट। और 5वां, जो इन सब से अलग और बहुत दिलचस्प है, वो है कैटलिस्ट। यहीं पर एक आम कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि इन सभी फैक्टर्स का असर एक जैसा होता होगा। हाँ, ये होता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन डबल करना और टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाना, क्या ये एक ही बात है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं, इनका असर बिल्कुल बराबर नहीं होता। अच्छा। याद रखें, टेम्परेचर का इफेक्ट सबसे ज्यादा ड्रामेटिक और पावरफुल होता है। सबसे ज्यादा? हाँ, टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से रिएक्शन रेट अक्सर डबल या ट्रिपल हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन का असर लीनियर हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर का असर एक्सपोनेंशियल होता है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, हम आगे बात करेंगे कैसा क्यों होता है। मुझे हमेशा ये समझने में मुश्किल होती थी कि ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करता है। क्या इसे समझने का कोई आसान रियल वर्ल्ड तरीका है? है ना? जैसे क्या हम इसकी तुलना ट्रैफिक से कर सकते हैं? हाँ, ये एक बेहतरीन एनोलॉजी है। ट्रैफिक इंटरसेक्शन की एनोलॉजी इसे समझने के लिए परफेक्ट है। ओके, बताइए। सोचिए कि रिएक्शन रेट का मतलब है एक चौराहे पर होने वाली गाड़ियों की टक्कर। ठीक है, रिएक्शन रेट मतलब गाड़ियों की टक्कर। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन पर ज्यादा कार्स आ रही हैं। बिल्कुल। रश आवर जैसा माहौल, ज्यादा कार्स होंगी तो जाहिर है ज्यादा कोलिजन्स होंगे। बिल्कुल। और हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ कि कार्स बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही हैं। अच्छा। तेज स्पीड से होने वाली टक्करें न सिर्फ ज्यादा होंगी बल्कि ज्यादा जोरदार भी होंगी। हाँ, डैमेज ज्यादा होगा।
और ऐसी जोरदार टक्करों के प्रोडक्टिव होने यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और प्रेशर, गैसेस के लिए प्रेशर का क्या रोल होगा इस एनालॉजी में? प्रेशर को आप लेन्स को सिकोड़ने जैसा समझ सकते हैं। लेन्स को सिकोड़ना? हाँ, मान लीजिए 4 लेन रोड को ट्रैफिक पुलिस ने 2 लेन रोड में बदल दिया। कार्स उतनी ही है, पर अब वो ज्यादा पास चलेंगी, जिससे उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली यही काम प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ करता है। कमाल है। तो फिर सरफेस एरिया, एक सॉलिड रिएक्टेंट के लिए, उसे इस ट्रैफिक एनालॉजी में कैसे फिट करेंगे? सरफेस एरिया को आप इंटरसेक्शन पर मौजूद एक्सेस पॉइंट्स की तरह सोच सकते हैं। हाँ, मान लीजिए चौराहे पर आने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गली है, ठीक है। तो एक बार में कुछ ही गाड़ियां आ पाएंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप उस गली को चौड़ा करके एक मल्टी लेन हाईवे बना दें, तो ज्यादा गाड़ियां एक साथ इंटरसेक्शन पर पहुंच सकती हैं। राइट। सॉलिड के चंक को पाउडर बनाने से यही होता है। आप रिएक्शन के लिए ज्यादा सरफेस, ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स खोल देते हैं। ये तो बहुत क्लियर हो गया। अब बचा कैटलिस्ट, वो इस ट्रैफिक एनालॉजी में क्या होगा? क्या वो कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है जो गाड़ियों को और तेज चलने को कह रहा है? नहीं, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। कैटलिस्ट स्पीड नहीं बढ़ाता। अच्छा, कैटलिस्ट एक फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने जैसा है। फ्लाईओवर? हाँ, कार्स उतनी हैं, उनकी स्पीड भी उतनी है, लेकिन अब आपने उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने के बजाय एक शॉर्टकट, एक आसान रास्ता दे दिया है। फ्लाईओवर से जाने में कम एनर्जी लगती है, कम टाइम लगता है। वाव! कैटलिस्ट भी रिएक्शन के लिए एक ऐसा ही लो एनर्जी शॉर्टकट पाथवे बनाता है। ये अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से? मतलब वैज्ञानिकों को ये कब महसूस हुआ कि इन फैक्टर्स को समझना इतना जरूरी है? इसका कनेक्शन 19th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? हाँ, जब बड़े पैमाने पर केमिकल्स बनाने की जरूरत पड़ी, तो केमिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि कई जरूरी रिएक्शंस नेचुरल कंडीशंस में इतने स्लो थे कि प्रैक्टिकल ही नहीं थे। प्रोसेसेस को तेज, एफिशिएंट और कंट्रोलेबल बनाने की जरूरत ने ही केमिकल काइनेटिक्स को जन्म दिया। तब उन्हें समझ आया कि रेट को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि रिएक्शन होगा भी या नहीं। अगर किसी को ट्रैफिक वाली एनालॉजी ना समझ आए, तो क्या इसे देखने का कोई और तरीका है? कोई मेंटल पिक्चर? हाँ, बिल्कुल। आप एक फैक्ट्री फ्लोर की कल्पना कर सकते हैं, जहां वर्कर्स मॉलिक्यूल्स हैं और उनका काम है प्रोडक्ट बनाना। ओके, फैक्ट्री फ्लोर। तो लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि फैक्ट्री बहुत बड़ी है और वर्कर्स दूर दूर फैले हुए हैं। ठीक है। वो एक दूसरे से कम मिलते हैं, तो टीम वर्क भी धीरे होता है और प्रोडक्ट भी धीरे बनता है। और हाई कॉन्सेंट्रेशन में उतनी ही जगह पर ज्यादा वर्कर्स हैं। हाँ, वो बहुत पास हैं, लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल सही। और हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ है कि वर्कर्स ने एनर्जी ड्रिंक पी ली है। परफेक्ट। वो एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और अपना काम भी दोगुनी रफ्तार से कर रहे हैं। बिल्कुल यही। और इस फैक्ट्री में कैटलिस्ट एक सुपरवाइजर होगा। सुपरवाइजर? हाँ, वो वर्कर्स को काम करने का कोई नया, आसान या छोटा तरीका बताता है। अच्छा। मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 स्टेप लगते थे, सुपरवाइजर ने उन्हें 2 स्टेप का शॉर्टकट बता दिया। राइट। वर्कर्स उतनी ही है, उनकी एनर्जी भी उतनी ही है, पर अब उन्हें एक शॉर्टकट मिल गया है, तो काम ज्यादा तेजी से और एफिशिएंटली हो रहा है। तो असल जिंदगी में इसका क्या मतलब निकलता है? क्या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो इन पांचों फैक्टर्स को कंट्रोल करने का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हो? इसका सबसे बड़ा और क्लासिक एग्जाम्पल है हेबर-बॉश प्रोसेस। हेबर-बॉश प्रोसेस? हाँ, जिससे इंडस्ट्रियल स्केल पर अमोनिया बनाया जाता है और अमोनिया से फर्टिलाइजर बनता है, जो पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। अच्छा, तो हेबर प्रोसेस में इन फैक्टर्स का क्या रोल है? What's fascinating here is कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन N2 + 3H2 goes to 2NH3 नेचुरली बहुत स्लो होता है। बहुत स्लो? हाँ, इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्रोसेस में हाई टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री C का इस्तेमाल होता है, ताकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़े। हाई प्रेशर अराउंड 200 एटमॉस्फेयर्स का इस्तेमाल होता है, ताकि गैस मॉलिक्यूल्स पास आएं और ज्यादा कोलाइड करें। ठीक है। और सबसे जरूरी, एक आयरन बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो इन सब के बिना ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होता? कमर्शियली वायबल ही नहीं होता, और हम पूरी दुनिया के लिए फर्टिलाइजर नहीं बना पाते। ये सोचना ही वाइल्ड है कि हम जो खाना खाते हैं वो कहीं ना कहीं इस एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। चलिए उस काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल पर वापस आते हैं।
आपने कहा था कि टेम्परेचर का असर ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, किसी को भी लग सकता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट पर ज्यादा असर पड़ेगा कंपेयर टू टेम्परेचर को सिर्फ 10 डिग्री सी बढ़ाने से। आखिरकार हम मॉलिक्यूल्स की संख्या डबल कर रहे हैं। बट एक्चुअली जैसा हमने पहले कहा, टेम्परेचर का 10 डिग्री का चेंज भी रेट को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। 2 से 3 गुना? हाँ, इसका कारण थोड़ा गहरा है। इसे ऐसे समझिए, किसी भी मोमेंट पर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी होती है। ओके। और बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास रिएक्शन करने के लिए जरूरी हाई एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एवरेज एनर्जी नहीं बढ़ाते, बल्कि आप हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का प्रोपोर्शन, मतलब उनका हिस्सा, तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो 10 डिग्री बढ़ाने से आप हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की संख्या डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, जिससे रेट भी उतना ही बढ़ जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना सिर्फ ज्यादा गाड़ियां रोड पर लाने जैसा है, हाँ, पर टेम्परेचर बढ़ाना ज्यादातर गाड़ियों को सुपर कार्स में बदलने जैसा है। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ ऐसी बातें जो परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। जरूर। सरफेस एरिया वाली बात तो हम रोज देखते हैं, जिसे चाय में चीनी का बड़ा टुकड़ा डालने से अच्छा है पिसी हुई चीनी डालना, वो तुरंत घुल जाती है। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आप एक सॉलिड को पाउडर में बदलते हैं तो आप ज्यादा पार्टिकल्स को रिएक्शन के लिए एक्सपोज कर देते हैं, जिससे ज्यादा कोलिजन्स हो पाते हैं। राइट। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सॉलिड रिएक्टेंट्स के लिए ही मैटर करता है, या जब दो इमिसिबल लिक्विड्स रिएक्ट कर रहे हों। गैसेस या सॉल्यूशंस के लिए सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट इस तरह अप्लाई नहीं होता। और प्रेशर का असर? सोडा की बोतल इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। बेहतरीन एग्जाम्पल है। सोडा की बोतल खोलते ही वो फिज क्यों निकलता है? प्रेशर रिलीज होता है। राइट, क्योंकि हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिसॉल्व किया जाता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलकर प्रेशर रिलीज करते हैं, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो तेजी से बाहर निकल आती है। तो ये दिखाता है कि प्रेशर का असर गैसेस पर कितना ज्यादा होता है। बिल्कुल। राइट। और कैटलिस्ट के बारे में एक और जरूरी बात, सोर्स कहता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ कैटलिस्ट इज नेवर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। नेवर कंज्यूम्ड? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ बनाता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में वो वैसा का वैसा ही केमिकली अनचेंज्ड रहता है। अच्छा। इसीलिए हेबर प्रोसेस में आयन कैटलिस्ट को बार बार यूज किया जा सकता है। वो बस एक गाइड की तरह काम करता है। और क्या कैटलिस्ट रिएक्शन के फाइनल रिजल्ट को बदलता है? मतलब जितना प्रोडक्ट बनना था, क्या कैटलिस्ट उसे बढ़ा सकता है? नहीं, ये एक और क्रूशल पॉइंट है। ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके। वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शंस को इक्वली स्पीड अप करता है। दोनों को? हाँ, दोनों को। इसका नतीजा ये होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, पर इक्विलिब्रियम पोजीशन वही रहती है। वो सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता छोटा और आसान बनाता है, डेस्टिनेशन नहीं बदलता। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल्स कितनी बार और कितनी एनर्जी से टकरा रहे हैं, और क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को पार कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 5 टूल्स हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं, टेम्परेचर जो उन्हें एनर्जी देता है, सरफेस एरिया जो सॉलिड्स के लिए ज्यादा एक्सपोजर देता है, और कैटलिस्ट जो एक शॉर्टकट रास्ता बनाता है। सही। इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका हो सकता है हीट इट, पैक इट, क्रश इट और हेल्प इट। ये बहुत अच्छा है। गरम करो, पास लाओ, पीस दो या मदद कर दो। बहुत बढ़िया। और हमारी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एनालॉजी इसे याद रखने में मदद करती है। और हेबर प्रोसेस दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट असल दुनिया में कितना पावरफुल है। और सबसे जरूरी टेक अवे, टेम्परेचर का इफेक्ट एक्सपोनेंशियल होता है। इसे कभी अंडर एस्टिमेट न करें। हर 10 डिग्री सी की बढ़ोतरी रेट को डबल या ट्रिपल कर सकती है। जाते जाते एक सवाल सोचते हैं। हमने सुना कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथवे या एक आसान रास्ता देता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर यह आसान रास्ता कैसा दिखता होगा? कोई सब्सटेंस बिना खुद को बदले किसी रिएक्शन के लिए एक शॉर्टकट कैसे बना सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये कैसे होता होगा कि वो रिएक्टेंट्स को पकड़ता है, उन्हें सही ओरिएंटेशन में लाता है और फिर रिएक्शन के बाद उन्हें छोड़ देता है, खुद बिना बदले? इस मैकेनिज्म के बारे में सोचना काफी दिलचस्प है।